हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। कैसे हो आप सभी। हम लोग बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। उसमें बहुत ही अच्छे से ब्रिक चैप्टर के तीन सेशन अच्छे शानदार हो चुके हैं। तो चौथा सेशन हम लोग लेने चल रहे हैं। टेस्टिंग की बात हो रही थी। ब्रिक की टेस्टिंग में आपने डायमेंशन टेस्ट पढ़ लिया है, पीछे की सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब हमें टेस्ट के बारे में पढ़ना है। अगले जो टेस्ट हैं, विजुअल टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट और इफ्लोरेसेंस टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। तो एक बार सेशन शुरू होने से पहले सभी लोग जल्दी से लाइक कर दो और इसको जल्द से जल्द सबके पास शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस चैनल पे ऐसे ही पूरे सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट की हर एक चीजें अच्छे से मिलती रहेंगी, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट को यहाँ अच्छे से करवाया जाएगा और आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाना है और बिना किसी नेगेटिव थॉट्स के अच्छे से आपको सेशन को अटेंड करना है और जो आपका दिमाग उसको खुले रखना है, ठीक है। ये नहीं कि आप बैठ तो गए हो लेकिन मन कहीं और है, ठीक है। तो थोड़ी देर की ही बात है बस आपको, और ऐसा भी नहीं सोचना है कि आपने ये सब्जेक्ट कवर किया है एक बार तो या बीटेक डिप्लोमा पढ़ रखा है तो दोबारा की जरूरत नहीं है। इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ये है कि ये 100 मार्क्स में से 10 से 15% यानी कि 10 से 15 नंबर या 16 नंबर तक इससे लगभग हर साल आ जाता है, ठीक है। और छोटा सब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे से एक एक चीज को इसमें पढ़ेंगे और एक एक चीज आप लोग देखेंगे। तो देखो हमारा टॉपिक चल रहा था, क्या टॉपिक चल रहा था आपका, टेस्ट ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, टेस्ट ऑफ ब्रिक्स। तो टेस्ट में आपका सबसे पहला टेस्ट क्या था, डायमेंशन टेस्ट, ठीक है, डायमेंशन टेस्ट। और नंबर 2 आपका था विजुअल टेस्ट। देखिए विजुअल टेस्ट में क्या होता है, जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी उस वही सारी चीजें आपको आंखों से देख करके बतानी होती है। जैसे आप कहीं पे साइड पे हो या कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ कोई कंस्ट्रक्शन शुरू होने जा रहा है और ब्रिक्स आई हैं और कोई आपसे कहता है, आप जेई हो, कोई कहता है आपसे, आपका सीनियर है जो भी, कि आपको ये ब्रिक देखना हो, पता करना है कि देखो ये कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करने लायक है या नहीं है, ये ब्रिक अच्छी है या नहीं है। तो आप क्या क्या चीजें चेक करोगे, ब्रिक हाथ में लोगे, देखोगे उसको, उसके साइज से ब्रिक होगे, स्ट्रक्चर, सरफेस, टेक्सचर, एज, कोर, फ्रॉग, ठीक है, और उसके स्ट्रक्चर, उसका कलर वगैरह देखोगे, वेट देखोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इतनी चीज तो आप तुरंत चेक कर लोगे, हार्डनेस भी आप तुरंत चेक कर लोगे, ठीक है। और फिर अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो आप वाटर एब्जॉर्प्शन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्प्शन तो एटलीस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए मशीन चाहिए तो शायद वो चीज वहां पे परफॉर्म ना हो पाए, और इफ्लोरेसेंस भी आपको वहां पे कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी चीजें एटलीस्ट आप देखते हो। ये होता है आपका विजुअल टेस्ट, कि आपको देख करके बताना है कि ब्रिक जो है, ठीक है, वो यूजेबल है या नहीं है, ठीक है। इतना छोटा सा ये टेस्ट था, ठीक है, बस आपको इसमें आंखों से देख करके चीजें बतानी है, रिजल्ट देना है। और थर्ड टेस्ट है आपका क्या, वाटर वाटर एब्जॉर्प्शन वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। देखिए वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट से क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है। इसमें हम दो मेथड यूज करते हैं, ठीक है, बाई कोल्ड वाटर, ठीक है, बाई कोल्ड वाटर, और दूसरा है आपका बाई हॉट वाटर, ठीक है। अब देखिए कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दो तरह से हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई ब्रिक आपको ले लेना है, ठीक है। ब्रिक ले करके उसकी जो ऊपर की सरफेस होगी बस उसको किसी कपड़े से साफ ऑफ करके, ठीक है। फिर इसको आप क्या करोगे, आप इसको ओवन में डाल करके 105 प्लस माइनस 5 यानी कि 105 प्लस माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवन में इसको 24 घंटे के लिए, ठीक है, गर्म करोगे, जिससे जो आपने ब्रिक ली है उसके अंदर की जो नमी होगी, जो वाटर होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो वो निकल जाएगा। उससे निकालने के बाद, ओवन से निकालने के बाद हम ब्रिक का वेट कर लेंगे, और वेट हम मान लेते हैं ये आपका W1 है, ठीक है। तो ओवन में टेम्परेचर कितना रखना है आपका, 105 प्लस माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके इतना आपको दोनों प्रोसेस में करना है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब इस ब्रिक को लेकर के हम कोल्ड वाटर में डुबो देंगे 24 घंटे के लिए। कितनी देर के लिए, 24 घंटे के लिए। और देखेंगे कि वाटर कितना एब्जॉर्ब हुआ। तो निकाल करके उसकी सरफेस पे जो पानी वगैरह लगा है उसको हल्का सा पोंछ करके हम
क्या करेंगे, उसको वेट करेंगे, अगेन वेट करेंगे। अब वेट हम मान लेते हैं वो आएगा W2। तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन आपका फॉर्मूला बनेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन निकलेगा कैसे अब, तो फॉर्मूला आपका बनेगा वाटर एब्जॉर्प्शन इक्वल टू W2 माइनस W1 अपॉन में W1 इंटू 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या करोगे, वाटर एब्जॉर्प्शन निकाल लोगे, जो कि परसेंटेज में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपका कोल्ड वाटर मेथड है। और हॉट वाटर मेथड में आप क्या करोगे कि आप इतना काम तो करोगे, ठीक है, कि ओवन में आपने 105 प्लस माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे सुखा लिया ब्रिक को, ठीक है, ड्राई कर लिया, और उसके बाद निकाल करके वेट कर लिया W1। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 आवर्स के लिए, कितने देर के लिए, 5 घंटे के लिए हम इसको गर्म पानी में डुबो कर रख देंगे। ठीक है, और 5 घंटे के बाद जब गर्म पानी में डुबो कर रख के निकालेंगे तो थोड़ी देर के लिए, मतलब रूम टेम्परेचर पे 16 से 17 घंटे हम उसको रख देंगे, ईट को छोड़ देंगे वैसे ही। और उसके बाद आफ्टर दैट हम वेट करेंगे, जो कि वेट हम मान लेते हैं अगेन आपका W2 आएगा। ठीक है, और फिर आप, ठीक है, क्या करोगे, W2 माइनस W1 अपॉन W1 इंटू 100। इसी फॉर्मूले से आप वाटर परसेंटेज निकाल लोगे, वाटर एब्जॉर्प्शन। तो करना क्या है आपको, 5 घंटे के लिए, ठीक है, 5 घंटे के लिए आपको क्या करना है, 5 घंटे के लिए आपको गर्म पानी में डुबोना है, और निकाल करके 16 से 17 घंटे आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आप उसको रख दोगे ब्रिक को, और उसके बाद वेट करोगे। वेट हम मान लेंगे W2, तो W2 माइनस W1 अपॉन W1 इंटू 100 से आपका वाटर एब्जॉर्प्शन बाय हॉट वाटर प्रोसेस से भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब आपको क्या करना है, अब चौथा जो आपका टेस्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, वो भी मैंने आपको बताया था। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और वाटर एब्जॉर्प्शन जब ब्रिक बताया था, उसी से हम सब हर एक ब्रिक के बारे में मैंने लिख करके बता दिया था। तो यहाँ पे चौथा आपका है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, देखिए इसमें आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी एक ब्रिक लोगे, ठीक है, और उसको क्या करोगे, सरफेस को उसके क्लीन करके उसको पानी में डुबो दोगे। ठीक है, पानी से डुबो करके 3 घंटे के लिए देखिए, आप एक पानी के छींटे भी मार दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है, या डुबो के निकाल लोगे तो भी। लेकिन हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर कर रहे हैं, स्टूडेंट स्टैंडर्ड वर्क कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे से 3 घंटे के लिए डुबो करके तब निकालेंगे ब्रिक को। और ब्रिक के ऊपर, ठीक है, कभी कभी हो सकता है आपको 24 घंटे भी लिखा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है, जनरली 1 से 3 आवर भी आपका चल जाएगा। तो आप क्या करोगे, ब्रिक निकालने के बाद वाटर से जो उसमें फ्रॉग बना हुआ है, ठीक है, फ्रॉग में हमें क्या करना है, 1:3 का यानी कि 1 भाग सीमेंट और 3 भाग सैंड का मिक्सचर बनाना है, किसका, मोर्टार का, ठीक है, मसाले का। अब वो मसाला आपको क्या करना है, उस ब्रिक में ऊपर जो फ्रॉग बना है उसमें फिल कर देना उसको, और उसको सरफेस को प्लेन कर देना है। ठीक है, तो जब आप प्लेन कर दोगे, ठीक है, तो ऊपर और नीचे से ब्रिक, ठीक है, बराबर हो जाएगी। और फिर उसके बाद फिर उसको 3 दिन के लिए क्यूरिंग के लिए रख देंगे, पानी में डुबा करके रख देंगे। जब सीमेंट की इनिशियल स्ट्रेंथ उसको और या फाइनल स्ट्रेंथ उसको मिल जाएगी, फिर क्यूरिंग के लिए रख देंगे। और 3 दिन बाद हम क्या करेंगे कि आपको ब्रिक को, उसी ब्रिक को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में लगाना रहेगा। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन नीचे से, ठीक है, नीचे फिक्स रहता है, ठीक है, और उसके ऊपर आप ब्रिक रखते हो, और ऊपर का जो हैंडल रहेगा, ठीक है, ऊपर जो जिससे लोड लगता है वो आपका मूवेबल रहता है। ठीक है, और आप क्या करोगे, लोड लगाओगे यहाँ से 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट का लोड लगाएंगे, और इस रेट से हम लोड बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, और जिस लोड पे जो ब्रिक है आपका वो क्रश कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, वो लोड हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला आपके पास होता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, इक्वल टू आपका क्या होगा, ब्रेकिंग लोड। ठीक है, यानी कि ब्रेकिंग लोड अपॉन एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ब्रिक, ठीक है, एरिया ऑफ ब्रिक। तो यहां से आपका निकल जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्या, ब्रिक। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हमने क्या किया कि
140 किलोग्राम पर मिनट का लोड लगाया है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन में, और ब्रिक को क्रश करने के लिए फॉर्मूला आपके पास है ब्रेकिंग लोड अपॉन एरिया ऑफ ब्रिक। और जो आपके पास ब्रिक है उसमें हमने क्या किया, फ्रॉग को 1:3 के रेशियो से 1:3 के रेशियो की मोटार से फिल कर दिया है, फिर इसकी क्योरिंग करने के बाद तब हमने यहाँ पे टेस्टिंग की है। तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर। और फर्स्ट क्लास ब्रिक का मैंने आपको कितना बताया है, 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए। और मिनिमम किसी भी ब्रिक का अगर आपको जानना होगा तो वो एटलीस्ट 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी आपका क्लियर हो गया। अब आपका फिफ्थ टेस्ट है। ठीक है, फिफ्थ टेस्ट जिसकी हम बात करेंगे, फिफ्थ टेस्ट है आपका इफ्लोरेसेंस टेस्ट। क्या है आपका, इफ्लोरेसेंस टेस्ट। इफ्लोरेसेंस टेस्ट, इफ्लोरेसेंस टेस्ट में क्या होगा आपका, हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक बीकर ले लेंगे। ठीक है, बड़ा सा बीकर ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे, 5 ईंटें लेना है। ठीक है, 5 ब्रिक्स आपको लेना है, और उस बीकर में, ठीक है, उस बीकर में आपको यह जार है, ठीक है, उसमें खड़ा करके रख देना है। ठीक है, उस बीकर में, जार में खड़ा करके आपको ब्रिक को रख देना है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा कोई हमारे पास बीकर है। ठीक है, और इसमें आपने ब्रिक को खड़ा करके रख दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, आपको आगे क्या करना रहेगा कि 2.5 सेंटीमीटर की हाइट तक, कितना, 2.5 सेंटीमीटर की हाइट तक आपको इसमें पानी भर देना है, वाटर से फिल कर देना है। ठीक है, कितना, 2.5 सेंटीमीटर की हाइट तक इसमें वाटर फिल कर देना है। और क्या होगा, अब देखिए एक बार जब ये चाहे तो पानी इवेपोरेट हो जाए, चाहे ये ब्रिक द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए। ठीक है, दोबारा आप फिर पानी भरेंगे और फिर से ये एब्जॉर्ब होगा या इवेपोरेट हो जाएगा, आप तीसरी बार भरेंगे, चौथी बार और पांचवी बार, यानी कि 5 बार आप इसमें पानी भरेंगे। ठीक है, और 5 बार के बाद फिर जब पानी 5वीं बार भी इवेपोरेट या एब्जॉर्ब हो जाएगा तो आप निकालोगे इसमें से ब्रिक को, और उसकी जो सरफेस है चारों तरफ उसको देखोगे कि उस सरफेस, ब्रिक के सरफेस पे कोई व्हाइट स्पॉट्स बने हैं या नहीं बने हैं। और अगर कोई व्हाइट स्पॉट नहीं बना तो ब्रिक आपका बहुत अच्छा है, और अगर 10% से कम एरिया पे व्हाइट स्पॉट बने हैं तो भी हम मानते हैं कि ब्रिक आपका बहुत अच्छा है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपका परमिसिबल होता है। और 10 to 50% अगर ब्रिक एरिया पे ब्रिक इफ्लोरेसेंस के व्हाइट स्पॉट, मतलब व्हाइट स्पॉट बने हुए हैं, ठीक है, तो ये शो करता है कि आपका जो ब्रिक है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बैड क्वालिटी का ब्रिक है। ठीक है, और अगर ये 50% से मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, 50% से मैक्सिमम एरिया पे व्हाइट स्पॉट पड़ते हैं, तो हम मानते हैं कि ब्रिक आपका जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यूज करने लायक नहीं है। अल्कलीज बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। क्या चीज प्रेजेंट है बहुत ज्यादा, अल्कलीज मैटर्स या अल्कली पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मौजूद हैं। ठीक है, अल्कली क्या होते हैं, क्षार होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्या, टेस्ट ऑफ ब्रिक। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या चीज, कुछ नई चीजें। ठीक है, जो आप अभी तक हो सकता है पता नहीं पढ़े हो, या पढ़े भी होगे तो ध्यान नहीं दिए होगे। ठीक है, तो कुछ और चीजें हैं इसके बाद की, वो देखते हैं हम लोग अब। तो देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे, आपको यहाँ पे देखना है कि जैसे ब्रिक आपके पास मौजूद है, ठीक है, और आपने हेडर स्ट्रेचर तो उसमें देख रखा है। ठीक है, हेडर स्ट्रेचर आपने देख रखा है कि किस तरफ रहता है, तो हम हेडर और स्ट्रेचर बोलते हैं। लेकिन बाकी ओरिएंटेशन को हम क्या बोलते हैं, कि वही हमें देखना है अच्छे से। तो हम यहाँ लिखेंगे ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ ब्रिक्स, ओरिएंटेशन ऑफ ब्रिक्स। देखिए आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या, हेडर, नंबर 2 आपका होगा स्ट्रेचर, नंबर 3 आपका होगा, ठीक है, सेलर, ठीक है, सेलर, नंबर 4 आपका होगा सोल्जर, ठीक है, फिर नंबर 5 आपका होगा आपका होगा रो लॉक, ठीक है, नंबर 5 आपका होगा रो लॉक। मैं आपको लेकर के दिखा ही देता हूँ, ठीक है, आपको लेकर के मैं ब्रिक दिखाई देता हूँ, ठीक है। और 6 आपका रहेगा शाइनर। देखिए आपको मैं ब्रिक लेकर के आया हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखिए ये आपके पास एक ब्रिक है, ठीक है,
तो हेडर स्ट्रेचर तो आपने जान रखा है हमेशा से कि हेडर क्या होता है, जब ब्रिक आपको इस तरह से आगे की तरफ आप हो और वहां से आपको ब्रिक दिख रही है, इस पोजीशन में दिख रही है आपको, ये चीज भाग दिख रहा है ब्रिक का, तो इसको हम बोलते हैं हेडर। और ब्रिक का अगर ये भाग आपको दिख रहा है, ठीक है, लेंथ वाला भाग, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रेचर। लेकिन बाकी ओरिएंटेशन अगर ब्रिक ऐसे रखी है, ऐसे रखी है, या ऐसे रखी है, ऐसे रखी है, तो क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हमें वही चीज जाननी है। देखिए अगर ब्रिक को, ठीक है, इसके बाद इस तरह से रख दिया जाए, आपको सामने से देखने में ब्रिक इस तरह से दिख रही है, तो हम इसको बोलते हैं सेलर, ठीक है। और अगर ब्रिक को आपको क्या करना है, ठीक है, अगर ब्रिक उसी तरह से यहाँ इस तरह से रख दिया जाए, ठीक है, कि नीचे भाग ये है, आपको सामने से ये दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सोल्जर, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, सोल्जर। और अगर ब्रिक जो है आपका कुछ इस तरह से रखा है कि आपको सामने का भाग ये दिख रहा है, ठीक है, इस तरह से, तो ये हो जाएगा आपका क्या, रो लॉक, रो लॉक, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या है कि अगर ब्रिक आपका इस तरह से रखा है, ठीक है, और आपको चौड़ाई पूरा दिख रहा है, लंबाई भी दिख रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं शाइनर, ठीक है। तो आपका आई थिंक ये चीज आप जानते हो, देखे हो, लेकिन नाम आपको नहीं पता रहा होगा। तो आज वो आपका नाम भी क्लियर हो गया कि ओरिएंटेशन 6 ही बन सकते हैं, ठीक है, और कोई ओरिएंटेशन नहीं बन सकता। तो हम इसके नाम क्या क्या है वो आज हमने जान लिया, हेडर, स्ट्रेचर, सेलर, सोल्जर, रोलॉक और शाइनर। ये हो गए आपके ओरिएंटेशन। अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट चीज क्या लिखने वाले, क्या जानने वाले हैं, किसके बारे में, क्लोजर के बारे में। क्लोजर, ठीक है, क्लोजर में सबसे पहला हम लिखेंगे क्वीन क्लोजर, क्वीन क्लोजर। नंबर 2 आप लिखोगे किंग क्लोजर, ठीक है, किंग क्लोजर। नंबर 3 आप लिखेंगे बेवेल्ड, बेवेल्ड क्लोजर। और नंबर 4 आप लिखेंगे क्या, माइट्रेड क्लोजर या मिट्रेड क्लोजर, ठीक है। और नंबर 5, अब देखो क्लोजर के बाद अब हम जानेंगे कुछ बैट के बारे में। बैट जिसमें रहेंगे 1/2, 3/4 और बेवेल्ड, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर आपका हॉलो ब्रिक्स या परफोरेटेड ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है, जिससे क्वेश्चन जिस पे बने मैं वो चीजें आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा, ठीक है, और जिस पे बनने की उम्मीद होगी। तो क्लोजर में क्या है, देखिए क्वीन क्लोजर, ठीक है, बॉन्ड बनाने के काम में आता है इस किनारे की तरफ। तो हम क्या करते हैं, अगर ब्रिक को, ठीक है, ब्रिक आपका इस तरह से है और बीच में से काट दिया जाए, ठीक है, ब्रिक को बीच में से काट दिया जाए, ठीक है, ब्रिक आपके पास पूरी इतनी है, बीच में से ब्रिक को काट दिया जाए, तो ये बन जाता है आपका क्या, क्वीन क्लोजर, ठीक है। और किंग क्लोजर में क्या होता है कि ब्रिक आपके पास पूरी एक तरह से मौजूद है, ठीक है, और यहाँ पे ब्रिक में सेंटर से, हेडर की तरफ सेंटर से और स्ट्रेचर की तरफ सेंटर से बीच में से इतना पार्ट काट करके निकाल दिया जाए, तो ये पूरा आपका हो जाएगा किंग क्लोजर, ठीक है। आपने क्या समझा, क्वीन क्लोजर और किंग क्लोजर। फिर बेवेल्ड क्लोजर में आप क्या करते हैं, देखिए बेवेल्ड क्लोजर में क्या होता है कि जैसे आपके पास ब्रिक पूरी मौजूद है, ठीक है, तो हेडर में एक कोने से और स्ट्रेचर में एक कोने से, ठीक है, देखिए हेडर के एक बीच से और स्ट्रेचर के एक कोने से आप निकाल लेंगे, ठीक है, तो ये बन जाता है आपका क्या, बेवेल्ड क्लोजर, ठीक है, क्या बन जाएगा आपका, बेवेल्ड क्लोजर, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका क्या आएगा, बेवेल्ड क्लोजर के बाद आपका माइट्रेड क्लोजर में क्या रहेगा, माइट्रेड क्लोजर में आपका बनता है कि जैसे ब्रिक आपके पास पूरी तरह से मौजूद है, ठीक है, तो क्या करना है, हेडर के एक किनारे से और स्ट्रेचर में थोड़ी दूर तक, ठीक है, या कह सकते हैं 3/4 तक, ठीक है, इतना आपको निकाल देना है और ये आपका बन जाएगा क्या, माइट्रेड क्लोजर, ठीक है। तो ये चीज आपका क्लियर हुआ। अब जानते हैं हम लोग किसके बारे में, बैट के बारे में। देखिए बैट मतलब कि एक तरह से होता है कि अद्धा बोलते हैं, जैसे आप बोलते थे ना कि हम अद्धा चला के अद्धा फेंक के मारेंगे, ठीक है, तो अद्धा क्यों बोलते हो, पूरा पूरा ब्रिक क्यों नहीं फेंकते हो, क्योंकि वो भारी होता है, उतना दूर जाएगा भी नहीं, ठीक है। तो अद्धा में क्या है, बैट का मतलब क्या है कि बैट जब आप यूज करते हो वो भी बॉन्ड बनाने के कहीं के ही काम में आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अगर ब्रिक को आधे से इस तरह से काट दिया जाए, ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे हम ब्रिक बना देते हैं, ठीक है,
ब्रिक अगर आप आधे से काट देते हैं तो ये आपका बन जाएगा हाफ बेड। और अगर उसी ब्रिक को 3/4 पे काटते हैं, ठीक है, तो ये आपका बन जाता है 3/4 बेड। ठीक है, हाफ बेड और 3/4 बेड बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, हाफ बेड और 3/4 बेड। फिर इसके बाद फिर आपका बेवल्ड बेड में क्या होता है, ठीक है, इसमें जैसे ब्रिक को 3/4 से इधर और इधर हाफ से मिला देते हैं और इतना पार्ट निकाल देना है, तो इधर का जो बचेगा वो आपका क्या होगा, बेवल्ड बेड। ठीक है, और उसके बाद आपका हॉलो ब्रिक्स की अगर बात करें तो देखो हॉलो ब्रिक्स में क्या होता है कि अंदर इसको परफोरेटेड ब्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परफोरेटेड ब्रिक्स। तो इस तरह की ब्रिक्स में क्या होता है कि अंदर मतलब होल रहते हैं, ठीक है, बहुत कम फिट। तो वो होल कभी कभी क्वेश्चन आता है कि परफोरेटेड या हॉलो ब्रिक्स में जो हॉल मतलब कितने परसेंटेज भाग हॉलो रहता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि मैक्सिमम 50%। ठीक है, मैक्सिमम 50% हॉलो रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम 50%। ठीक है, उससे ज्यादा कभी हॉलो नहीं रहेगा। ठीक है, अदरवाइज ब्रिक की स्ट्रेंथ बिल्कुल खत्म हो जाएगी और ब्रिक टूट जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई कुछ चीजें किसके बारे में, क्लोजर के बारे में। अब थोड़ा बहुत चीजें हम लोग जानेंगे किसके बारे में, फायर ब्रिक्स के बारे में। देखिए फायर ब्रिक्स क्या होती हैं। ठीक है, फायर ब्रिक्स होती हैं, इस्तेमाल करते हैं जैसे जो किल्न वगैरह क्लैंप वगैरह बनाते हो तो वो भी ब्रिक से ही बनाओगे ना, ऐसा तो है नहीं कि उसको बस खुले में बना दोगे या पत्थर से बनाओगे। तो वो ब्रिक क्या होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर सहन कर सके। ठीक है, तो हम अब पढ़ेंगे किसके बारे में, फायर ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, देखो फायर ब्रिक्स जो हम बनाते हैं तो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक में क्या बताया था, एक बताया था कि एक कोड बताया था सलीम, SALIM, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया, या उसी को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऐसी चीजें हटा देनी है जो फ्लक्स का काम करती है या बहुत कम रखनी है। आपको सिलिका बहुत ज्यादा कर देना है, एल्यूमिना, ठीक है, जितना बचेगा उतना कर देना, और बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में लाइम, बहुत थोड़ी मात्रा में आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम मिलाना है, या बिल्कुल नहीं मिलाओगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है कि लाइम, ठीक है, लाइम, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, और आपका क्या होगा, लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया, ठीक है, ये सब हटा देना है। या जैसे सोडा है, ठीक है, थोड़ा बहुत वो मिला सकते हैं, ये सब एक बहुत या बहुत थोड़ा परसेंटेज मिलाएंगे। तो ये सब मिलाने, ये सब हटाने के बाद उसके बाद ब्रिक आपको बनाना है। ठीक है, और ऐसे ब्रिक्स जो बनेंगी, ठीक है, उसको कल अब ये देखो ये सब कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं, चेरी रेड। अगर ये है ही नहीं आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ब्रिक का जो कलर बनेगा, ठीक है, कलर आपका बनेगा येलो या फिर वाइट। ठीक है, या फिर वाइट कलर का। ठीक है, क्योंकि आपने आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये सब मिलाया ही नहीं, तो जो ब्रिक का कलर बनेगा येलो या वाइट। ठीक है, और इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका जो होता है वो लगभग आपका होता है 125 से 130 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। वाटर एब्जॉर्प्शन इसका कितना होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन इसका होता है 5 to 10%। और इसके जो टेम्परेचर कितना है सहन कर सकती है, टेम्परेचर रेजिस्टेंट लगभग होगा ये 1900 से या 1800 से 1900 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और यूज कहाँ किया जाता है, जैसे बॉयलर्स में, ठीक है, बॉयलर्स में या कंबशन रूम्स में। ठीक है, दहन कक्ष जिसको बोलते हैं, कंबशन रूम्स में। ठीक है, और आपका किल्न में या क्लैंप में। ठीक है, इन सब जगहों पे ये ब्रिक्स यूज की जाती हैं। ठीक है, तो फायर ब्रिक आपने समझा कि हमें क्या करना है, ऐसे मटेरियल जो फ्लक्स का काम करते हैं, गलाने का काम करते हैं, वो उन चीजों को हटा देना है और तब ब्रिक आपको बनानी है। और जो कलर फिर बनेगा, आपने आयरन ऑक्साइड हटा दिया तो कलर बनेगा येलो या व्हाइट, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका बनेगा 125 से 130 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वाटर एब्जॉर्प्शन 5 to 10%। टेम्परेचर आपका बनेगा 1800 से 1900 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके बाद आपका, ठीक है, ये कहाँ पे यूज की जाती हैं, देखिए यूजेस इसके हैं आपके पास कि बॉयलर्स में, कंबशन रूम्स में, या किल या क्लैंप में। और देखो वेट वगैरह लगभग आपका हर जगह 3 to 3.5 किलोग्राम ही रहेगा।
अब देखो इसके टाइप होते हैं, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे अब टाइप ऑफ क्या, फायर ब्रिक्स, ठीक है, टाइप ऑफ फायर ब्रिक्स, ठीक है, टाइप ऑफ फायर ब्रिक्स। देखिए टाइप ऑफ फायर ब्रिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है आप लोग देखिए, पहला आपका होगा एसिडिक, एसिडिक फायर ब्रिक्स, ठीक है, तो एसिडिक फायर ब्रिक, और दूसरा होगा आपका बेसिक, बेसिक फायर ब्रिक, और तीसरा आपका होगा न्यूट्रल या न्यूट्रल फायर ब्रिक्स, ठीक है। अब देखिए एसिडिक फायर ब्रिक्स वहां यूज की जाती हैं जहां पे जो आपका, जैसे हम कहाँ पे बताए, जहां पे बहुत ज्यादा आग का काम हो, फायर का काम हो, तो ऐसी जगहों पे यूज करेंगे जहां पे जो स्लैग निकलेगा, धातु मल, उसको हम बोलते हैं स्लैग, वो एसिडिक नेचर का हो। किसका किस नेचर का हो, एसिडिक। और बेसिक फायर ब्रिक ऐसी जगहों पे यूज करना है जहां पे जो स्लैग हमारा निकल रहा है वो बेसिक नेचर का हो, ठीक है, बेसिसिटी उसमें हो, ठीक है, क्षार, ठीक है, उसमें हो। और न्यूट्रल फायर ब्रिक्स ऐसी जगहों पे हमें यूज करना है जहां पे आपका एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर का आपके पास क्या होगा, स्लैग, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्या, फायर ब्रिक्स के बारे में डिटेलिंग, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। कभी कभी फायर ब्रिक्स के बारे में भी आपका पूछ लेता क्वेश्चन, तो हमें कहीं से भी कोई चीज छोड़ना नहीं है, ठीक है। अच्छे से आप लोग इसको कवर करिए और जो भी पॉइंट्स है उसको नोट करिएगा। आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, टेस्ट, ठीक है, फिर आपने इसके बाद क्या पढ़ा था, इसके बाद फिर ओरिएंटेशन के बारे में जाना, क्लोजर्स, फिर फायर ब्रिक्स, ठीक है। तो जैसे ही क्लास फिनिश हो आप लोग को क्या करना है, 10 मिनट के लिए आपको रिवीजन करना है, और फिर नेक्स्ट क्लास में आने से पहले 10 मिनट फिर से रिवीजन करके आना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखो आगे हमारी कौन कौन सी चीजें बची हैं आगे हमारे पास, ठीक है। जैसे हम कुछ डिफेक्ट्स के बारे में जानेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक, ठीक है। डिफेक्ट्स के बाद हम कुछ आप जानेंगे बॉन्ड्स के बारे में, कौन कौन से बॉन्ड हम बनाते हैं, ठीक है। अब फिर अदर क्ले प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने टाइल्स, टेराकोटा, अर्दनवेयर, स्टोनवेयर, पोर्सलेन, ठीक है, ये सारी चीजें आपने जो पढ़ रखी है, इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत हम डिटेल जानेंगे, ठीक है। तो हमें एक एक चीज के बारे में जानना अच्छे से, वो सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब तक आपने जो भी 3-4 लेक्चर में देख रखा है उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। मैंने बताया ना कि ये सब सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन अराइज होते हैं, ठीक है। तो फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तब तक, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट को भी ध्यान देते रहो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते रहो। टेस्ट सीरीज अगर नहीं लिया कोई से भी, अगर जो आपको अभी तक हमारी जब तक नहीं आ रही टेस्ट सीरीज, तब तक आप जो आपको अच्छी लगे मार्केट में वो आप परचेज करके टेस्ट सीरीज पे टेस्ट अपना देते रहिए, वो बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। वो आपको अभी नहीं समझ में आता, 1-2 साल बाद जब आप पेपर दे लेते हो तब आपको समझ में आता है कि यार टेस्ट सीरीज दी होते तो काफी चीजें मेरे हमारे लिए हेल्पफुल रहती, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि जैसे ही क्लास खत्म हो रिवीजन अच्छे से कर लेना एक बार, ताकि जो आज पढ़े हो तुरंत का तुरंत रिवीजन हो जाए, ठीक है। तब फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।